हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर हम बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और बहुत ही सिंपल और इजी वे में हम इस पर बात कर रहे हैं। और आज थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि मैं आज बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन की जो कि बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम में आता ही आता है और बच्चों को इसको पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी और सिंपल वे में मैं आपको, और आज हम बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बात करेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल होता क्या है, इसके अंदर प्रोसेस क्या होती है, इसका पाथवे क्या होता है और उसको हमको एग्जाम में कैसे बहुत इजी वे में पढ़ना है, याद करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो इसको याद करने में आती है, क्योंकि फिर उसको एग्जाम में लिखना होता है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पाथवे है ये। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही ईजी वे में हर चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज किसने करी थी। इसकी खोज करी थी हैंस एडोल्फ क्रेब ने 1937 में। जी हाँ, हैंस एडोल्फ क्रेब 1937 में इसकी खोज करी थी। जर्मनी के वैज्ञानिक थे और बाद में इन्होंने अपना बहुत सारा समय जो है वो ब्रिटेन में गुजारा। ब्रिटेन की कई यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया। तो इन्होंने ही सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज करी थी और इन्हीं के सम्मान में सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब साइकिल भी कहा जाता है। देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल की जब इन्होंने खोज करी तो इनकी जो रिसर्च थी वो इस बात पे बेस्ड थी कि इन्होंने ये देखा कि जो कबूतर होते हैं उनकी जो ब्रेस्ट मसल होती है उसमें जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन होता है उसके बेसिस पे इन्होंने सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज करी। और उनकी इसी खोज के लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है बेसिकली हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होता है। यह जो साइकिल होता है हमारी बॉडी के जो 65 से 70% जो एटीपी का सिंथेसिस होता है, जी हाँ, एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो सिट्रिक एसिड पाथवे के थ्रू ही होता है। और यही नहीं, हम जितनी भी ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं उसका 2/3% ऑक्सीजन का जो हम ले रहे हैं वो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर यूज होता है। उसके अलावा सिट्रिक एसिड साइकिल को टीसीए साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, सिट्रेट, सिस एकोनाइट्रेट और आइसोसिट्रेट पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, फर्स्ट सिट्रिक एसिड साइकिल, दूसरा क्रेब साइकिल और तीसरा टीसीए साइकिल। इन तीनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब कभी क्रेब साइकिल के नाम से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, टीसीए साइकिल के नाम से भी आ सकता है और सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली अगर सीधे साधे शब्दों में बोला जाए तो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हमारे यहाँ एसिटाइल कोए का ऑक्सीडेशन होता है CO2 और H2O। तो देखिए, जो ये क्रेब साइकिल है ये एक फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और अमीनो एसिड्स का। साथ ही साथ जो क्रेब साइकिल होता है ये एनर्जी तो प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ ऐसे इंटरमीडिएट भी प्रोवाइड कराता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज और हीम के सिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ जो ये क्रेब साइकिल होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा सेंट्रल पाथवे है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई इंडिविजुअल साइकिल्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं उनसे जाके जुड़ता है। देखिए, अगर बात की जाए कि जो ये सिट्रिक एसिड साइकिल होता है ये हमारी बॉडी में कहाँ होता है, तो आपको उसको जवाब देना है कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के काफ़ी करीब होता है और इसके करीब होने की वजह से और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बहुत इजी वे में हो जाता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि टीसीए साइकिल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकिल क्यों है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको इसका जवाब ये देना है कि हमारी बॉडी के अंदर ये एक ऐसा साइकिल है जो कि इंडिविजुअली नहीं होता है, ये अपने आप में कई साइकिल से आपस में जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये एक ऐसा हाईवे होता है जिससे कई सड़कें निकलती हैं और कई इंपॉर्टेंट सिटीज़ से जाके वो सड़कें जुड़ती हैं। मतलब इस साइकिल में बनने वाले काफ़ी ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि दूसरे साइकिल्स में जाके जुड़ जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एटीपी सिंथेसिस के साथ साथ जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है ये हमारे बॉडी में होने वाले जो दूसरे साइकिल्स है उनके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो देखिए, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि टीसीए साइकिल, जिसे हम क्रेब साइकिल भी कहते हैं, इसका ओवरव्यू बताइए कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो देखिए इसके अंदर होता ये है कि ऑक्सोलोएसीटेट जो कि 4 कार्बन कंटेन करता है, ये एसिटाइल के साथ एसिटाइल कोए जो कि 2 कार्बन कंटेन करता है उसके साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, मतलब ऑक्सोलोएसीटेट एसिटाइल कोए के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सिट्रेट, जो कि 6 कार्बन कंटेनिंग है। उसके बाद
सिट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 निकल जाता है और वापस से क्या बन जाता है, ऑक्सिलो एसीटेट। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस साइकिल को चलाने में वो है आपका ऑक्सिलो एसीटेट, जो कि एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है। जी हाँ, एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है जो कि इस पूरे साइकिल को चलाता है। समझ गए मेरी बात को? तो अगर आपसे कोई भी नॉर्मल वे में अगर ये पूछे कि इसका ओवरव्यू बताइए कि इस साइकिल के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, तो आपको ये जवाब देना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये है कि सर इसका पाथवे कैसे याद करना है। एग्जाम के अंदर इसका पूरा पाथवे पूछा जाता है कि सिट्रिक एसिड साइकिल का पूरा पाथवे बनाइए, तो उसको कैसे याद करना है उसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। तो चलिए हम सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर मैं सिट्रिक एसिड साइकिल को आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसको याद करना है, इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए बात करते हैं हम कि कैसे आपको ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बहुत सिंपल वे में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको आपको कैसे याद करना है। तो देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो कनेक्टेड होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बनता है पायरुवेट, और उसके बाद बनता है एसिटाइल कोए, जो कि ऑक्सिलो एसीटेट से सिट्रेट बनने में हेल्प करता है। ठीक होगी बात? बट अगर हम देखें तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो ये है, ये आपको सिट्रिक एसिड साइकिल दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको सिट्रिक एसिड साइकिल दिख रहा है, तो इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इन कंपोनेंट्स को याद करना है जो सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो है 10, जिसमें है सिट्रेट, सिस एकोनाइटेट, आइसोसिट्रेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, एल मेलेट और ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक है, तो ये 10 कंपोनेंट्स के नाम जो है आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 10 कंपोनेंट के नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो एक तरीके से 90% वर्क जो है वो आपका हो चुका है। ठीक हो गई? तो आपने इनको सबसे पहले याद कर लेना है। उसके बाद जैसे ही अगर आपको ये 10 नाम याद हो जाएंगे तो आपको इनमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनके नाम भी याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ पर तो क्या बन रहा है, सिस एकोनाइटेट, तो यहाँ पर एकोनाइटेस एकोनाइटेस दोनों एंजाइम सेम है। फिर बन रहा है आइसोसिट्रेट, तो देखिए यहाँ पर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, मतलब 4 एंजाइम के नाम तो आपको इधर से याद हो गए। उसके बाद अगर आप देखो तो बन रहा है अल्फा कीटोग्लूटारेट, तो एंजाइम कौन सा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद सक्सिनाइल कोए, तो सक्सिनेट थायोकाइनेस, इसी से मिलता जुलता नाम है। उसके बाद क्या बन रहा है, सक्सिनेट, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट। उसके बाद फ्यूमारेट, तो फ्यूमारेस, एल मेलेट, तो मेलेट डिहाइड्रोजनेस, और सिट्रेट बन रहा है तो सिट्रेट सिंथेस। मतलब अगर आपको ये 10 नाम अगर याद हो जाते हैं तो एंजाइम का आपको कोई नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे एंजाइम जो है वो इन कंपोनेंट से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इन 10 नाम याद हो जाते हैं तो एंजाइम के नाम आपको अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए ये 10 नाम आपको इसलिए याद करने हैं क्योंकि जो भी कॉपी चेक करता है तो सबसे पहले वो इन नाम को ही चेक करने वाला है। ठीक है, स्ट्रक्चर बाद में आते हैं, तो स्ट्रक्चर की टेंशन मत लीजिए कि मैं ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे याद करूंगा। आपको ये 10 नाम याद कर लेने हैं और उसके बाद एंजाइम के नाम आपको लिख देने हैं, क्योंकि सभी इनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो आपको इन कंपोनेंट के नाम याद हो गए हैं और इन एंजाइम के नाम याद हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर जो है वो कैसे याद रखना है। तो आपको स्ट्रक्चर जो याद रखना है उसमें आप याद कर लीजिए सिट्रेट का स्ट्रक्चर। जी हाँ, अगर आपको सिट्रेट का स्ट्रक्चर याद हो जाता है तो बाकी स्ट्रक्चर भी बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अंदर सारे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप सिट्रेट में CH3 सी डबल ओ, OH सी सी डबल ओ, CH2 सी डबल ओ। ठीक है, अब हम चलते हैं सिस एकोनाइटेज में। यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो देखिए सेम है, OH हट गया है क्योंकि यहाँ पर H2O बना है, इसलिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और OH हट गया और H2O बन गया। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। ऊपर का देखिए ना, ठीक है, तो केवल H2 हटा है, C डबल बॉन्ड CH हो गया। अब आइसोसिट्रेट में आ जाइए तो भी देखिए सेम है, CH2 C डबल बॉन्ड सेम, CH यहाँ CH लग गया है और यहाँ OH लग गया है, मतलब हाइड्रो जो हमने जो H2O निकाला था वो वापस आके जुड़ गया है, तो यहाँ पर OH लग गया है और यहाँ H लग गया। ठीक है, मतलब H2O निकला और यहाँ वापस जुड़ गया। ठीक है, देखिए सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ऑक्सिलोसक्सिनेट। यहाँ पर देखो आप CH2 सेम स्ट्रक्चर, CH ये भी सेम है। नीचे देखो आप, तो हाइड्रोजन हट गया है और डबल बॉन्ड लग गया है। ठीक है, बाकी पूरा सेम है, ऊपर का पूरा सेम है, नीचे बस ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड लगा है, हाइड्रोजन हट गया है। तो यहाँ पर हमको ऑक्सिलोसक्सिनेट का स्ट्रक्चर याद हो गया है। अब नेक्स्ट चीज चलिए अल्फा कीटोग्लूटारेट। तो यहाँ पर देखो ऑक्सिलोसक्सिनेट को कंपेयर करो, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऊपर से चलते हैं हम लोग, CH2C सेम है। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर CH2 लग गया है और C और 2 ऑक्सीजन हट गए हैं। ठीक है,
मतलब इसकी जगह एक हाइड्रोजन जुड़ गया है तो CH2 हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट सक्सिनाइल कोए में। अल्फा कीटोग्लूटारेट का स्ट्रक्चर देखो, ऊपर का सेम है, बीच वाला भी सेम है, सी डबल बॉन्ड O की जगह लग गया है सक्सिनाइल कोए। ठीक है, बस ये जोड़ हटा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। आगे चलिए सक्सीनेट। सक्सीनेट में आप देखिए तो यहाँ देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O सेम है, और यहाँ पर CH2 के सामने लग गया है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, CH2 COO और यहाँ पर भी CH2 COO लग गया है। ठीक है, तो सक्सिनाइल कोए जैसा ही है पूरा का पूरा, बस यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में बस ऊपर का सेम हो गया। ठीक है, फ्यूमारेट देखो आप, तो फ्यूमारेट का सक्सिनेट से ही मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देखिए CH और ये C और डबल O जो है वो इधर आ गया है, और ये CH हो गया है, एक हाइड्रोजन कम हो गया है, और ऊपर भी सेम हो गया है, बस इसको उल्टा कर दिया है। यहाँ पर OOC है और इधर आ गया है COO है, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन, बस इसको उल्टा कर दिया है, स्ट्रक्चर सेम है। मेलेट में चले जाते हैं तो मेलेट का स्ट्रक्चर फ्यूमारेट से मिलता मिलता जुलता है। देखिए CH2 COO सेम स्ट्रक्चर है। ऊपर आ जाओ तो यहाँ पर H की जगह OH लग गया है, बाकी स्ट्रक्चर सेम। ठीक है, तो एल मेलेट का स्ट्रक्चर। उसके बाद ऑक्सिलो एसीटेट देखिए, तो ऑक्सिलो एसीटेट का स्ट्रक्चर जो है वो एल मेलेट से मिलता जुलता है। COO सेम है। यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ पर OH हट गया है, या सोच लीजिए कि दो हाइड्रोजन हट गए, ऑक्सीजन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लग गया है। नीचे देखिए स्ट्रक्चर सेम। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, और बस कुछ चेंजेस हो रहे हैं छोटे मोटे। अगर आप एक बार इसको बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएंगे। बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर फिर भी याद नहीं हो रहे हैं तो आप कम से कम ऑक्सलो एसीटेट और सिट्रेट का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों एंड प्रोडक्ट हैं। और बाकी के स्ट्रक्चर में आप चाहें तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर जरूर बना लेना, क्योंकि कई बार जब एंड में कॉपी चेक की जाती है तो जो चेक करने वाला होता है वो ज्यादातर नाम चेक करेगा कंपोनेंट के, उनके एंजाइम्स को चेक करेगा, और स्ट्रक्चर में केवल एंड में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, उसके स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी टाइम ना हो और आप स्ट्रक्चर बिल्कुल भी याद नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तो मैंने आपको बता दिया है कि देखिए इसको कैसे याद करना है। आपको स्ट्रक्चर को आधा आधा कर लीजिए, पांच स्ट्रक्चर पहले याद कर लीजिए, इनको लिख के एक बार याद कर लीजिए बिना देखे, और फिर ये बाकी के 5 स्ट्रक्चर याद कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि 10 के 10 स्ट्रक्चर में कैसे याद रखूंगा, तो 5-5 में इसको डिवाइड कर लो, तो भी इजी वे में ये याद हो जाएगा। बट मैंने आपको बता दिया है कि आपको स्ट्रक्चर याद करने में ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बस सिट्रेट का स्ट्रक्चर याद कर लेना है, और उसी में सारे चेंजेस करते हुए आपको ये सारे स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर सेम ही है, ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो अगर आपको याद ना हो तो आप अपने हिसाब से भी फेरबदल करके स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, तो भी चलेगा, और आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल याद करना है, 3 स्टेप में याद करना है। सबसे पहले हमको इन 10 कंपोनेंट के नाम याद कर लेने हैं, उसके बाद एंजाइम के नाम आपको अपने आप याद ही हो जाएंगे, उसके बाद आपको सिट्रेट का स्ट्रक्चर याद कर लेना है, और उसी से ये सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर आप मेरी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको टीसीएस साइकिल बहुत ही इजी वे और सिंपल वे में याद हो जाएगा, और आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, और आप एग्जाम में फुल मार्क्स लेके। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपके लिए काफी प्रेरणादायक होगी, और वो बात ये है कि जब हैंस एडोल्फ क्रेब ने क्रेब साइकिल की खोज करी, मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज करी, तो उन्होंने जो इस रिसर्च जो उन्होंने इसका सबसे पहला जो रिसर्च पेपर लिखा, जिसके अंदर उन्होंने सिट्रिक एसिड साइकिल के पाथवे के बारे में बताया था, पूरी प्रोसेस के बारे में बताया था कि कैसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर एटीपी का सिंथेसिस होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश करना चाहते थे, और सबसे पहले उन्होंने अपना रिसर्च पेपर भेजा नेचर जर्नल को। जी हाँ, नेचर नाम का जो जर्नल है, और काफ़ी रेपुटेटेड जर्नल है ये आज भी वर्ल्ड वाइड, उस जर्नल में ये पब्लिकेशन के लिए गया था, बट ये वहाँ पर रिजेक्ट हो गया। जी हाँ, ये रिसर्च पेपर जो उन्होंने नेचर जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजा था, जिस पेपर के अंदर उन्होंने क्रेब साइकिल की बात करी थी, नेचर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बट उसके बाद ये जो उनका जो रिसर्च वर्क था और ये रिसर्च पेपर था, वो दूसरे जर्नल में पब्लिश हुआ, जिसका नाम था एंजाइमोलिजिया। जी हाँ, एंजाइमोलिजिया नाम का जर्नल था, जिसके अंदर क्रेब साइकिल से रिलेटेड ये जो पेपर था, जो रिसर्च थी, वो पब्लिश हुई। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये नेचर जर्नल ने जब उनका पेपर रिजेक्ट किया था, तो उनके घर पे एक रिजेक्शन लेटर आया था। जी हाँ, उस समय तो मेल तो चलते नहीं थे, ईमेल के थ्रू तो आया नहीं होगा, वाया पोस्ट उनके पास एक लेटर आया था, जिसके अंदर ये बताया गया था नेचर के द्वारा कि आपका ये रिसर्च वर्क सही नहीं है, गलत है, और वो जो भी उन्होंने उसके अंदर प्रॉब्लम शो करी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनका जो ये रिसर्च पेपर था वो नहीं पब्लिश किया था, उसका पूरा रीज़न लिखते हुए वो पूरा लेटर जो था
हेंस एडोल्फ क्रेब के घर पे पहुंचाया था। अब हुआ ये कि हेंस एडोल्फ क्रेब हमेशा इस रिजेक्शन लेटर को, जो कि नेचर जर्नल के द्वारा उनके घर पे भेजा गया था, हमेशा अपने साथ में इस रिजेक्शन लेटर को रखते थे, क्योंकि वो जब दूसरे रिसर्चर्स जो उनके स्टूडेंट्स थे उनसे जब वो बात करते थे और जब स्टूडेंट्स रिसर्च करने से मना करते थे, रिसर्च में आने वाली प्रॉब्लम्स से भागते थे और रिसर्च नहीं करना चाहते थे, तो हमेशा हेंस एडोल्फ क्रेब अपना वो रिजेक्शन लेटर अपने स्टूडेंट्स को शो करते थे, रिसर्चर्स को शो करते थे कि देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो पहली बार में हमको कभी भी सफलता नहीं मिलती है, हमको बार बार प्रयास करने होते हैं, और जब हम अथक प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, तभी जाके हम एक बड़ी चीज़ कर पाते हैं, एक बड़ी रिसर्च कर पाते हैं। तो उन्होंने इस रिजेक्शन लेटर को एक प्रेरणादायक स्रोत के रूप में लिया और अपने दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, जो रिसर्चर्स थे, उनको मोटिवेट किया उस रिजेक्शन लेटर के थ्रू। तो हेंस एडोल्फ क्रेब अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, और साथ ही साथ कितने ज़्यादा प्रेरणादायक टीचर भी थे। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश करी है कि सिट्रिक एसिड साइकिल को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में मैं आपको समझा सकूँ, इसके पाथवे को बहुत ईजी वे में आपको समझा सकूँ, और एग्जाम में आप बहुत ही सिंपल वे में सिट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकें, याद कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियोस और बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप टॉपिक को बता सकते हैं। मैं आगे आने वाले समय में उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।